जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली क्षणिक गुप्त की इन्हीं कविताओं के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका दोस्त रसल रघुवंशी स्वागत करता है आपके इस चहेते प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुफ्तगू विद रसल। साथियों, मेरा प्रयास होता है कि समाज के हर वर्ग से, हर तबके से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपसे रूबरू करूं, आपसे गुफ्तगू कराऊं। उसी श्रृंखला में मेरा आज का प्रयास है कि हमारे देश की जो आज़ादी रही, जो कि सैकड़ों वर्षों तक चली, हम सैकड़ों वर्षों तक अपने आक्रांताओं और अपने विरोधियों और उन मानसिकता, गुलाम मानसिकता के सामने लड़ते रहे जिन्होंने हमें गुलाम बनाने का प्रयास किया। एक लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, अनंत असंख्य लोगों के वर्ग अपने प्राण की आहुति देने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और कुछ लोग ऐसे हैं जो साक्षी रहे हैं, जिनके परिवार सदस्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया है। उन्हीं में से आज मेरे साथ उपस्थित हैं अवधेश कुमार सिंह जी, जिनके पिताजी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये ऐसे अनसंग या फिर ऐसे हीरो रहे जिनको दुनिया शायद उतना नहीं जानती है जितना अन्य नेताओं को जानती हैं। इनके पिता श्री रामकरण सिंह जी ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया देश की आज़ादी के लिए, और उस आज़ादी के दौरान उन्होंने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में मैं चाहूँगा कि श्री अवधेश कुमार सिंह जी बताएं। मैं चाहूँगा सबसे पहले अपना परिचय और अपने स्थान के बारे में दर्शकों को अवगत कराएं। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह, ग्राम धारूपुर, पोस्ट राय सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर के निवासी हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने पिताजी की वह हीरोइक्स, वह बहादुरी वाली बातें बताएं जिससे शायद दुनिया के बहुत कम लोग परिचित हैं। हमारे पिताजी सन 1942 में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जी। और विद्यालय से ही राय सुल्तानपुर पुलिस चौकी थी। जी। जहांगीर थाना था। जी। तो राय सुल्तानपुर पुलिस चौकी पर गांधी जी के आदेशानुसार अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था। जी। और उसकी सभा जो है श्री वसुधा सिंह के नेतृत्व में चल रही थी। वसुधा सिंह जो कि एक स्थानीय स्तर पर एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और जिनका सम्मान आज भी स्थानीय लोगों में बड़े सम्मान के साथ गिना जाता है। उनके साथ और उनकी सभा जो चल रही थी जी। हमारे पिताजी श्री रामकरण सिंह उसमें पढ़ रहे थे। उन्होंने जो है फूल नहीं पाया। जी। तो फूल नहीं पाया तो गड़ापाट जो है, जो पोखरी जलकुंभी होती है, उसका फूल ले करके उन्हीं का माला बनाया। और माला बना करके ले गए और वसुधा सिंह भाषण दे रहे थे, उसी समय उनको मालार्पण किया। जी। और उसी समय दरोगा आए और उन्होंने कहा कि बंद करो सभा, बंद करो सब नाटक। हाँ, बंद करो, गवर्नमेंट का आदेश है। जी। लोगों ने कहा कि नहीं बंद होगा। वसुधा सिंह चिल्ला गए नहीं बंद होगा। इसके बाद जो है उन्होंने रिवाल्वर निकाली डराने के लिए हवाई फायर उन्होंने किया। तब तक हमारे पिताजी मतलब अगर नहीं मानोगे तो मैं जलियांवाला बाग की तरह गोली कांड करवा दूंगा। हाँ, तब तक हमारे पिताजी जो है कूद करके उनकी कमर पकड़ लिए। जी। और उसी समय और जनता उनके ऊपर टूट पड़ी और दरोगा को मार डाला। इतना मारा कि उनकी मतलब मृत हो गई। उसके बाद जो है थाने को फूंक दिया गया। उसके बाद आप बताते हैं कि शायद उनका अंतिम संस्कार ही वो बुरी तरीके से हुआ। और तो हम बता रहे हैं अभी। जी। तो एक सिपाही था, वो भागने लगा। जी। हमारे पिताजी ने दौड़ाया। जी। और लोग दौड़ाए और उसको बंदूक छीन ली गई। और बंदूक छीनने के बाद जो है उसी के बट से उसको जो हम मारना शुरू कर दिए। और लोग जुट गए, मारना लगे, वो भी मर गया, सिपाही भी, दोनों लोग। और दोनों लोगों को इकट्ठा करके उनकी लाश को जो है ऊँट पर लाद करके सरजू जी ले जाया गया। जी। कमरिया घाट। जी। और वहाँ जो है जल प्रवाह कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके, जिससे कि कोई अवशेष न प्राप्त हो। जी। और इसके बाद बाबूजी वही बंदूक लेकर के घर आए। और तब तक बड़े बुजुर्ग जो है उनको गाली गलौज देने लगे, क्या जरूरत थी ये सब करने की। तो वो ले गए बंदूक और ले जा करके एक बांस की खूंटी थी, उसी में जो है छिपा दिए। हम बताते ऊपर से हांडी वगैरह क्या कुछ? हाँ, एक उसके ऊपर एक हांडी जो है डाल दिए। और उसके बाद घर आए, घर से जो है भागे
भाई डर तो था ही। हाँ भागे, जा करके गोविंद साहब मेला है आजमगढ़ और फैजाबाद की सरहद पर, वहीं पर एक सीता घाट कुटी है, उसी पर रहने लगे। और हमारे गांव का एक मुखबिर था, वो पुलिस चौकी में गया। ऐसे गद्दार जो अंग्रेजों से जुड़े हुए रहते, हाँ जुड़े रहते हैं, वो जो है वहाँ गया और जा करके एसपी को सलाम किया। और सलाम करने के बाद एसपी ने ऑर्डर दिया कि इसको इतना मारो, मुखबिर को कि खून फूंक दे। और इतना मारा, दरोगा थक गए, सिपाही थक गए, अपने भी उठा लिया डंडा एसपी ने। और तब उन्होंने बताया कि हमारे गांव के श्री रामकरण सिंह इसमें सक्रिय भूमिका रही है। इसके बाद पुलिस खोजने लगी, नहीं पाई। तो वह रात में कुछ दिनों के बाद आए घर चोरी छिपे। तो मुखबिर के जिम्मे दी ये थी पुलिस ने, दरोगा एसपी ने, कि तुमको जो है अगर नहीं अगर पकड़वाओगे तो तुमको स्वयं जेल में डाल दूंगा, फांसी दिलवा दूंगा। मतलब तुम्ही को मुलजिम बना करके उस हत्या का दोषी तुमको हाँ, तुमको सहारा दूंगा। तो उसके जिम्मे दिए कि इनको खोज के लाओ। तो बाबू जी रात में जब आए तो उन्होंने जाकर थाने सूचना दिया पुलिस चौकी पर। और सुबह हमारा घर जो है वो घेर लिया गया चारों तरफ से। बाबू जी अंदर सोए थे, वहाँ से निकले, और निकलने के बाद जो है उन्होंने पुलिस ने पकड़ना चाहा। तो हमारे बाबा बिगड़े, अभी सो के उठ रहा है लड़का, और उसको जो है दस्तूर तो नहीं करेगा, लैट्रिन नहीं करेगा। 42 की बात है। हाँ 42 की बात। तो लैट्रिन गए, लैट्रिन करने बाद आए, मुँह हाथ धोए, पानी वानी पिए और 2 रोटी खाए। इसके बाद जो है पुलिस उनको लेकर के चली गई। तो उस समय थाना जो है अधिकारी, जो उच्च अधिकारी थे, वो राय सुल्तानपुर कोर्ट में निवास करती थी। तो वहीं पर पकड़ ले गए। तो लगे मारने, बताओ उन लोगों का नाम। और मुखबिर तो सब बताई दी थी कौन कौन थे, पूरा बायोडाटा उसने सारी चीज़ें बताई दिए थे। इसके बाद इनको जेल खाने भेज दिया गया। वहाँ मुकदमा चला फैजाबाद। और मुकदमे के बाद जो है इन लोगों को DIR के धारा के अंतर्गत सजा दी गई। सजा कितने साल की थी? नहीं, नज़रबंद उसको कहते हैं। अच्छा, नज़रबंद कर दिया गया जी। इसके बाद इनको भेज दिया गया सेंट्रल जेल वाराणसी, बनारस। जी। और वहाँ पर इनकी मुलाकात जो इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज गांधी से हुई। जी। और उन्हीं के साथ रहे। 6 महीने के बाद इनको फिर जब वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया फैजाबाद। फैजाबाद में बहुत दिनों तक रहे, 45 या 46 में वो छूटे, हमको सही याद नहीं है। मतलब वही जब संधि हुई भारत से सेनानियों के बीच की। हाँ, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो संघर्ष के लिए संघर्ष यही नहीं बहुधा सिंह को फांसी की सजा हुई। अच्छा, जो उनके मेन लीडर थे, जिनकी सभा चल रही थी। तो हाई कोर्ट में जवाहरलाल नेहरू आए, प्रयागराज जी। वहाँ आए तो उसकी तो लाश मिली नहीं थी। हाँ, वो तो आपने बताया कि विक्षत करके हाँ डाल दिया गया। जब उसकी लाश नहीं मिली तो उन्होंने बहस किया, अगर वो आ जाएगा कहीं से, क्या आप बसुधा सिंह को वापस करेंगे? मान लीजिए अगर उनको आप फांसी दे देते हैं, हाँ, और वो व्यक्ति बाद में वापस आ जाता है तो वो व्यक्ति तो मिल गया, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तब उनको जो है फांसी सजा नहीं हुई और कारागार में डाल दिया गया। और उसके बाद फिर देश जब आज़ाद हुआ तो छूटे हैं लोग। तो वसुधा सिंह भी और उनके पिताजी हाँ सब दोनों को स्वतंत्र आज़ाद दोनों नहीं, और लोग थे देहात के। हाँ, तो इस प्रकार से वो अपने अनुभव आपसे क्या करते थे? किस प्रकार से उन्हें जेल में रखा जाता था? किस किताब से उन्हें? अरे अब जान लीजिए कि जेल में तो वह दुर्दशा थी जानवरों जैसी कि कच्ची रोटियां मिलती थी और एक टाइम कच्ची दाल। बाबू बताते थे यही। जी। और काम करा जाता था। काम ना करने पर पीठ पर डंडे पड़ते थे। और इतनी तो हमारे बाबूजी की मरते दम तक पीठ पर
20-25 दाग जो है पड़े हुए थे मार के। आपने खुद देखते थे? अपने खुद देखते थे, खूब क्या, कभी सेवा करते थे, तेल लगाते थे पिताजी को तो दिखाई देता था सब। तो उसको, उन चोटों को देख करके आपको यह सोच नहीं आती थी कि हमारे पिताजी ने देश के लिए कितना? अरे क्यों नहीं, ये तो देश के लिए तो समर्पित थे वो। जी जी, देश के लिए समर्पण उनका था। हाँ। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद 1950 में उन्होंने बहराइच जिले से शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स पूरा किया। हाँ। और उसके बाद 1952 से 1952 से लेकर के 1987 तक 1987 तक एक शिक्षक के रूप में, ये हमारे प्राथमिक शिक्षा के लिए एक गर्व का विषय है। मैं अपने दर्शकों को, जो कि मेरे बहुत से दर्शक शिक्षक हैं, उनके लिए गर्व की बात है। एक ऐसे संग्राम सेनानी ने प्राथमिक शिक्षा में अपना करियर शुरू किया, अपना पेशा प्रारंभ किया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ के नौनिहालों को, देश के भविष्य जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने में अपना बड़ा समर्पण के साथ योगदान दिया। मैं चाहूँगा कि आप उनके उन अनुभवों को बताएं जो एक शिक्षक के रूप में। अब यह जान लीजिए कि आपकी वह सुबह स्नान करके निकल जाते थे विद्यालय पर, यहाँ तक कि अपने हाथों से झाड़ू भी लगाते थे। ओहो साहब, तब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि व्यवस्था थी नहीं, बिल्डिंग वगैरह। और बच्चों को, बच्चे जब भी आ गए, कोई पहले आता है कोई बाद में आता है। आज का सिस्टम तो है नहीं कि 9:30 बजे आना है, 9 बजे आना है, 9 बजे आना है। समय का लोग इतना उसमें ज्ञान नहीं था, घड़ियाँ नहीं हुआ, घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। जी जी। तो जो आ गए उनको ही वो पढ़ाना शुरू कर देते थे। हाँ, सुबह पहुँच जाते थे और उनको पूरा तन्मयता के साथ। अच्छा, आप अभी कुछ देर पहले यहाँ ये भी है, वो रात में भी रुक जाते थे विद्यालय पर ही, और बच्चे भी रुक जाते थे, खा के भोजन करके आ जाते थे। आस पास पड़ोस बच्चे थे उनको भी रात में पढ़ाते थे। हाँ। तो कितना दूर था विद्यालय घर से? 2 किलोमीटर था। तो आराम से जाते थे 8-9 बजे तक, बच्चों को पूरा पढ़ा लिखा करके। हाँ। अच्छा, उसमें व्यवस्थाएं नहीं थी तो वही लालटेन दिया ढबरी? हाँ, लालटेन दिया यही था। अच्छा, आपकी भी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में रही है। हाँ। तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? आपके पिताजी ने भी आपको पढ़ाया होगा, या तो कैसा अनुभव आपका विद्यालय में शिक्षा उस समय का था, जब हम बात करते हैं आज़ादी के तुरंत बाद? उस समय का वातावरण इतना अच्छा था, जान लीजिए शिक्षा का, कि कुछ कहने लायक नहीं है। पहली बात तो ये कि हम लोग अभिभावकों के घर जा कर के उनको प्रेरित करते थे कि बच्चों को आप भेजिए विद्यालय में। और यहाँ तक कि उस समय हमारा तो, हम भी अध्यापक ही थे। हाँ, मैं बताना भूल गया सर, 1978 से लेकर के 2012 तक एक प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा में जुड़े रहे, और एक बेसिक शिक्षा परिषद में एक प्रमुख और एक आदर्श शिक्षक रूप में सर ने कार्य किया है। तो अब बच्चों के घर जाना, ना उनके आने पर अभिभावकों को प्रेरित करना, विद्यालय भेजिए। और यहाँ तक कि उनके पास जब कापियाँ किताबें नहीं रहती थी, मतलब जब सर्व शिक्षा अभियान नहीं लागू हुआ था, तो हम लोग अपने वेतन से ही उनको कलम कापी ये सब मुहैया कराते थे। और जब MDM वगैरह की व्यवस्था नहीं थी 1990 के आसपास, 80-90 के आसपास, नहीं तो थी। फिर भोजन वगैरह के लिए आप लोग इस प्रकार से कुछ, हम क्या कहें, स्वयं हम जब पढ़ रहे थे 8 तक तो किसी तरह से पार हुआ राय सुल्तानपुर में। जी। लेकिन हम चले गए आजमगढ़ जिले के कोलसा में, उद्योग विद्यालय कोलसा। जी, बड़ा प्रसिद्ध विद्यालय क्षेत्रीय है। वहाँ के हमारे प्रिंसिपल साहब श्री रमाशंकर सिंह थे। सुबह नहीं कुछ मिलता था, पानी पी के चल देते थे। पॉइंट करने वाली बात है कि एक शिक्षक का पुत्र, जिसके पिता एक सरकारी शिक्षक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके पुत्र की या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि सुबह जरूरी नहीं कि वो भरपूर भोजन करके या नाश्ता करके विद्यालय जाए, और वहाँ दिन भर रहते थे। फिर शाम को आते थे पैदल, जबकि हमारे घर से 8 किलोमीटर है कोलसा। और फिर यहाँ रस उस पी करके चले जाते थे, गन्ने का रस या सूखा रस, जी, गुड़ का। रात भर वहाँ पढ़ते थे, फिर सुबह आते थे, फिर वही रस पानी करके चले जाते थे। या भोजन मिल गया तो मिल गया, ईश्वर ने दे दिया तो खा लिए, नहीं तो प्रभु का नाम, प्रभु का मालिक है।
अच्छा, आपने जो शिक्षक के रूप में कार्य किया एक लंबे समय तक, उसके आपके अनुभव कैसे रहे? देखिए, हम तो बहुत क्या कहें, हम बहुत मेहनत से शिक्षण कार्य करते थे। ब्लॉक में एक हमारा स्थान था। कई हम कहते थे कि SDI से हमारा यहाँ हटा दीजिए, वो कहते थे कौन विद्यालय चलाएगा, आप नहीं, आप हट जाएंगे तो। इस तरह से हम एक ही विद्यालय पर रह गए 24 साल। पूरी जिम्मेदारी अपना, जिसे हाँ, पूरा सिस्टम, सारी व्यवस्था अपने हाथ में। हाँ, तो वहाँ पर और ये भी जान लीजिए कि एक बार घटना है, हम दोपहर को लेजर हुआ था, SDM आ गए इंटरवल के दौरान, और खड़े हैं दरवाजे पर, हम अपना रजिस्टर देख रहे हैं, और एक आदमी कहा कि अरे देखिए सर, SDM साहब खड़े हैं। उन्होंने कहा आई, उनको स्वागत किया, बैठाए उनको अपनी कुर्सी पर, छोटे खड़े हो गए, और रजिस्टर हमारे सब वहीं मेज पर पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखने लगे सर, तो अध्यापक को बस उठा लिए। तो हमारी 15-16 दिन से हमारी हस्ताक्षर नहीं था उस पर, खुद उपस्थित है, हस्ताक्षर उपस्थित। हाँ, हस्ताक्षर था ही नहीं। तो उनका अध्यक्ष कुमार सिंह कौन है? हमने कहा हम ही। कहा आपने हस्ताक्षर नहीं, साक्षात प्रकट है, रजिस्टर में अनुपस्थित है। और आप आज 15 दिन से आप अनुपस्थित चल रहे हैं। हमने कहा नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं, हम दे दिए आते हैं। तो उन्होंने कहा प्रमाण आप बताइए। हमने कहा प्रमाण यही है, बच्चों से पूछिए, तो बच्चों से पूछ लीजिए, लेजर ख़त्म हो रहा है, या यहाँ की जनता से पूछ लीजिए। तो उन्होंने भेज करके कापियाँ हमने कहा इमला की, नकल की, गणित की कापियाँ आप देख लीजिए। उसमें मेरा साइन देख लीजिए, चेक किया। तो उस समय डेली साइन हम लोग करते थे कापियों पर, निकाले कापी सब, उसके बाद हमारी कापी देखे, सब पर हस्ताक्षर था। तब उन्होंने कहा अच्छा आपसे दस्तखत कर दीजिए। मेरे सामने कर दीजिए। तो हम दस्तखत किए जी सब पर, बहुत प्रभावित हुई। और 144 रुपये इसमें मिल रहा था वेतन, नहीं, ये वजीफा बच्चों को, छात्रवृत्ति। तो उसने पूछा कितना बांटते हैं। तो काम करके आ रहे थे देहात से, वो मजदूर वगैरह, तो वो भी पहुंच गए वहाँ। उन्होंने कहा कि 144 बाबू साहब बांटते हैं। तो बच्चों से पूछने का सवाल नहीं उठा, जब गार्जियन बता रहे हैं। और उन्होंने इतना बढ़िया प्रोत्साहन दिया हमको। जी। और उन्होंने कहा क्यों आप दस्तखतियाँ नहीं करते हैं? हमने कहा देखिए सड़क है सामने, उसके बाद वो नदी दिखाई दे रही है आपको। तो बच्चों को देखा है, सुबह आ गए कि सड़क को आप पार करके उधर न जाए, रिस्क न हो जाए, खतरा, लैट्रिन करने, पेशाब करने। तो इसलिए हम बच्चों को ही देखते रह जाते हैं। इतना समय दिमाग में नहीं रहता कि हम हस्ताक्षर कर दें। जी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि समर्पण कितना प्रबल होता है कि लोग अपनी कर्म को ही पूजा समझते हैं। हाँ, कर्म को ही। लेकिन आज के समय एक समस्या ये है कि कागजी कार्य ज़्यादा होते जा रहे हैं विभाग में। आपको तो छोड़े लगभग 9 साल हो गया, उसके बाद 9 साल हो गया, उसके बाद से कागजी कार्यवाहियाँ या कागजी कार्य थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहेंगे शिक्षक दबाव में महसूस करता है। देखिए, हर विद्यालयों में प्रधान अध्यापक हैं जी, यह उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार की सभी आदेशों का पालन करना, सभी कार्यों को करना, उनके अनुपालन करना उनके द्वारा। और उसके अलावा जो है अध्यापक रहते हैं, उनको समय से आना, समय से बच्चों को शिक्षा देना, जो बच्चे न आवें विद्यालय में खोज खबर लेना, उनकी जो है खोज करना, अभिभावकों को प्रेरित करना, ये सब उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी।
और बेसिक में तो ये जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि हमारे जो अभिभावक होते हैं उतने जागरूक नहीं होते हैं। अब प्राइवेट के जो गार्जियन होते हैं वो, अरे वो तो टिप टॉप से भेजते हैं अपने बच्चों को, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। और मैं बताना चाहूँगा इस इंटरव्यू के अंत में कि सर के ग्रैंडफादर बाबा जी भी शिक्षा में जुड़े रहे थे। इनके पिताजी के बारे में तो हमने बृहद चर्चा की, किस प्रकार से देश की सेवा में, स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। सर के बारे में खुद इन्होंने बताया है कि एक शिक्षक के रूप में इन्होंने 2012 तक सेवा की। और सर का पुत्र जो हैं, सुपुत्र जो हैं, एक भी 2009 से प्राथमिक शिक्षा में एक सहायक अध्यापक के पद, प्रधानाध्यापक पद पर इस समय कार्यरत है। तो ये 4 पीढ़ियों का एक ऐसा लंबा दौर रहा है जिसने शिक्षा में माँ सरस्वती की सेवा में अपना योगदान दिया है। तो सर मैं आपको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार से हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं और अपने पिता की जो अपने गौरव गाथा बताई वह पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और आज़ादी के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त इस गुजारिश के साथ विदा लेना चाहूँगा कि यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं, मेरे द्वारा किए गए ये जो लगातार एफर्ट्स होते हैं आपको पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक सकारात्मकता के सोच में लोगों तक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।